आदित्य बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी खुद की एक कंपनी थी। उसकी शादी भी एक बहुत अमीर बिजनेसमैन की लड़की के साथ तय हुई। एक रोज आदित्य अपने मैनेजर से शादी के अरेंजमेंट के बारे में बातचीत कर रहा था। मैनेजर साहब, इस स्टेट के अलावा देश में जितने बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हें मेरी शादी का इनविटेशन देना बिल्कुल मत भूलना। जी मैं समझ गया आदित्य सर। मैनेजर तुरंत वहाँ से चला गया। इधर आदित्य अपनी माँ के कमरे में आया। माँ, आपने अपने सभी फ्रेंड्स को इनविटेशन दे दिया है ना? अरे बेटा, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? तेरी इतनी बड़ी टीम है। माँ, भले ही हमारे पास काम करने के लिए इतने सारे लोग हैं, लेकिन मैंने पापा से सीखा है कि हर काम पर नजर रखनी चाहिए। चिंता मत करो बेटा, तेरे पापा जहाँ भी होंगे तुझे देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ रागिनी के घर में भी जोर शोर से शादी की तैयारी चल रही थी। उसके घर बहुत सारे रिश्तेदार और दोस्त आए हुए थे। रागिनी किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। सारा काम देखते देखते वो रसोई घर में घुस गई, जहाँ बहुत सारे नौकर खाना बनाने में लगे हुए थे। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जी मैडम साहब ने कहा था कि शाम को बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, उन्हें गोलगप्पे बहुत पसंद है, वही बना रहा हूँ। गोलगप्पे मैं बनाऊंगी, उसका पानी भी मैं ही तैयार करूंगी। मुझसे ज्यादा स्वादिष्ट आप लोग नहीं बना सकते। इतने अमीर घर की लड़की होने के बावजूद रागिनी के अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। उसने गोलगप्पे अपने हाथों से बनाए। उसके बाद खाना बनाने में भी सभी नौकरों की पूरी मदद। इसी तरह खुशी खुशी आदित्य और रागिनी की शादी का दिन आ ही गया। आदित्य ढोल नगाड़े के साथ बारात लेकर आया। बारात में बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ थी। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन डांस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं के राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हो रहा हो। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। आदित्य और रागिनी के फेरे होने के बाद वरमाला की भी रस्म हुई। आदित्य के सारे दोस्त डांस कर रहे थे, उधर रागिनी के भी दोस्त डांस कर रहे थे। सारा परिवार बहुत खुश था। अगली सुबह रागिनी विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। वहाँ पर उसका खूब स्वागत किया गया। जब सभी मेहमान चले गए तब रागिनी ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, आज मेरी इस घर में पहली रसोई है। मैं आप सबके लिए पानी पूरी बनाती हूँ। अरे नहीं बहू, इस घर में इतने सारे नौकर हैं, तू भला क्यों बनाएगी? सासू माँ, रस्म तो रस्म होती है। रागिनी ने सबके लिए पानी पूरी बनाई। आदित्य और उसकी सास को उसका स्वाद बहुत स्वादिष्ट लगा। रागिनी, तुमने हमारे पुराने दिन याद दिला दिए। हाँ बहू, तू भले ही करोड़पति घर की है, लेकिन जमीन से जुड़ी हुई है। ये हमें बहुत पसंद है। और जो तू ये हर वक्त घूंघट डालकर रखती है ना, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। तू अपनी परंपरा नहीं भूली। आदित्य के मोहल्ले में सब करोड़पति रहते थे। सबके घरों के बाहर BMW, ऑडी जैसी गाड़ियां खड़ी रहती थी। लेकिन रागिनी का चेहरा किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि वो घूंघट में ही रहती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन आदित्य की कंपनी का नाम डूब गया। आदित्य अब रातों में घर नहीं आता था। एक रात जब वो ऑफिस में अकेला बैठा परेशान हो रहा था, तब उसका मैनेजर उसके पास आया। सर, मैं अपना रेजिग्नेशन देने आया हूँ। आप तो जानते ही हैं कि आपकी कंपनी पूरी तरह से डूब चुकी है, लेकिन मुझे अपने परिवार का पेट पालने के लिए कहीं दूसरी जगह नौकरी करनी पड़ेगी। इस कठिन समय में आपको मेरा साथ देना चाहिए मैनेजर साहब। और आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब आपने रेजिग्नेशन लेटर तैयार कर ही लिया है, तो लाइए मैं साइन कर देता हूँ। आदित्य ने उसके रेजिग्नेशन लेटर पर साइन कर दिया और मैनेजर दूसरी कंपनी में जाकर काम करने लगा। अब धीरे धीरे कई लोगों ने कंपनी छोड़ दी। आदित्य की कंपनी बहुत घाटे में चली गई। इसीलिए एक दिन उसने अपना पूरा घर गिरवी रख दिया। वकील साहब, मुझे अच्छी तरह से पता है कि कंपनी को दोबारा कैसे उठाया जाता है, लेकिन मेरे पास अब उतना पैसा नहीं बचा कि मैं फिर से बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। इसीलिए ये घर मुझे गिरवी रखना पड़ रहा है। तभी वहाँ पर आदित्य की माँ और रागिनी आ गई। बेटा, तू ये क्या कर रहा है? माँ, आप तो सब कुछ जानती हो, फिर क्यों अनजान बन रही हो? इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। आदित्य, आप घर गिरवी मत रखिए, मैं पापा से बात करती हूँ। रागिनी, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मेरा भी कोई आत्मसम्मान है। मैं तुम्हारे पिता से किसी भी तरह की मदद नहीं ले सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस तरह आदित्य ने अपना घर गिरवी रखकर जो भी पैसा मिला अपनी कंपनी में फिर से इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन उसका वो पैसा भी डूब गया और घर उसके हाथ से चला गया। अब उसके पास सिर्फ एक BMW कार, उसकी माँ और बीवी रागिनी के अलावा कुछ नहीं बचा था। अब आदित्य अपने परिवार के साथ उस मोहल्ले से दूर एक तंबू बनाकर रहने लगा। वक्त भी कैसे अजीब अजीब खेल खेलने लगता है। एक पल में राजा बना देता है और दूसरे ही पल रंक बनाकर छोड़ता है। चिंता मत कीजिए सासू माँ, वो कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर हम राजा से रंक बने तो रंक से दोबारा राजा बन जाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लेकिन आदित्य को सफलता नहीं मिल रही। कोई भी उसके प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा था। धीरे धीरे उनके पास पैसे भी खत्म हो रहे थे, क्योंकि सारा पैसा उसने कंपनी में ही लगा दिया था। फिर एक रात रागिनी ने आदित्य और अपनी सास से कहा, आदित्य, सासू माँ, हमें आगे की जिंदगी जीने के लिए पैसे कमाना बहुत जरूरी है।
मैंने आज तक कहीं नौकरी तो की नहीं, और ना ही मैं आदित्य को कहीं नौकरी करने दूंगी, वरना उनकी इंसल्ट होगी। मुझे पानी पूरी बनाना आता है, तो क्यों ना मैं पानी पूरी बनाकर बेचूं। उसी मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में हम लोग रहते थे, वहां बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो कमाई भी ज्यादा होगी। रागिनी, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मेरी और मेरी माँ की इंसल्ट कराओगी? देखिए आदित्य, पहली बात तो यह है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि आपकी कोई इंसल्ट नहीं होगी, क्योंकि उस मोहल्ले में मुझे आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। हर वक्त मैं घूंघट में ही रही हूँ। अब ज्यादा मत सोचिए, मुझे काम करने दीजिए। मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। आप मुझे पापा से मदद नहीं मांगने दे रहे, लेकिन मैं खुद तो कुछ कर सकती हूँ ना। बहू, हम तुझे रोकेंगे तो नहीं। तू भी इस घर की सदस्य है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा। रागिनी ने अपना सोने का हार बेचकर एक पानीपुरी का ठेला लगाना अगले दिन से ही शुरू कर दिया। लेकिन उस मोहल्ले में बहुत बड़ी बड़ी लग्जरी दुकानें और बड़े बड़े रेस्टोरेंट पहले से ही थे, इसलिए रागिनी के पानीपुरी के ठेले के पास सुबह से शाम तक कोई नहीं आया। लोग सामने रेस्टोरेंट में पानीपुरी खाने जा रहे, पर मेरे ठेले के पास क्यों नहीं आ रहे? इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? मेरे पति बिजनेसमैन है, उन्हें जरूर पता होगा। रात में रागिनी ने अपने पति को सारी बात बताई। तब आदित्य ने उसे सजेशन दिया। रागिनी, तुम्हारे प्रोडक्ट में चाहे बिल्कुल भी दम ना हो, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन दमदार होनी चाहिए। तुम्हारे पानीपुरी का स्वाद बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन शायद प्रेजेंटेशन में थोड़ी कमी है। वहां सारे बड़े लोग रहते हैं, तो ठेले के पास जाने में उन्हें शर्म लगती होगी। रागिनी को सब कुछ समझ में आ गया। अगले दिन वो आदित्य की BMW कार लेकर गई और कार के पीछे डिग्गी में एक लग्जरी पानीपुरी सेंटर खोल लिया। जैसे ही उसने कार में पानीपुरी बेचना शुरू किया, वैसे ही कई BMW गाड़ियां रागिनी के पास रुकी। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे जरा 10 प्लेट पानीपुरी पैक कर दीजिए। श्योर मिस्टर ओबरॉय, बट आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों के ऑर्डर्स लगे हुए, तो मैं पहले उन्हें दे दूं, फिर आपको दूंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस यस, नो प्रॉब्लम मैडम। अब रागिनी को समझ में आ गया था कि किस इंसान से किस तरह से डील करना है। अब उसकी पानीपुरी का स्वाद लोगों को इतना पसंद आने लगा कि हर रोज वहाँ पर BMW की लाइन लग जाती थी। कुछ महीनों बाद इस शहर में कुछ ही महीनों में कार वाली पानीपुरी यानी तुम्हारा बहुत नाम हो गया है। मैंने सुना है बड़े बड़े बिजनेसमैन तुम्हारी पानीपुरी खाने आते हैं। ये फोटो देखो, अगर ये आदमी कभी तुम्हारी दुकान पर पानीपुरी खाने आए तो तुम्हें इसके साथ। आदित्य ने रागिनी के कान में कुछ कहा। वो फोटो आदित्य के मैनेजर की थी। कुछ दिनों बाद आदित्य का पुराना मैनेजर रागिनी के पास पानीपुरी खाने आया। रागिनी ने पानी में कुछ मिला दिया, जिससे मैनेजर नशे में आ गया। लगता है आप किसी बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। इतना सुनते ही मैनेजर का सीना चौड़ा हो गया। मुझे एक सजेशन दीजिए ना, ये सामने रेस्टोरेंट वाला मेरा कॉम्पिटिटर है, इसे रास्ते से हटाने के लिए क्या करूं? मैडम, बहुत आसान है। इसके रेस्टोरेंट में काम करने वाले मेन आदमी को पकड़ो, उसको पैसे का लालच दो, फिर उसके पानीपुरी में कुछ ऐसा मिला दो जिससे उसकी मार्केट खराब हो जाए। ये प्लान काम करेगा? अरे मैडम, ये मैंने खुद आजमाया है। मैं पहले जिस कंपनी में मैनेजर था ना, उस कंपनी के प्रोडक्ट मैंने जानबूझकर 2 कौड़ी के बनवाए, जिससे उस कंपनी का नाम मार्केट में खराब हो गया। लोगों ने इन्वेस्ट करना ही बंद कर दिया। कौन सी कंपनी थी वो? अरे वो अपनी आदित्य बिरला कंपनी। दूसरी कंपनी ने मुझे अपनी कंपनी में ये 20% का पार्टनर बना लिया। आदित्य की कंपनी में रहता तो जिंदगी भर मैनेजर ही रहता। मैडम, लगता है मेरे को नींद आ रही है, मैं चलता हूँ। रागिनी ने सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन वो रिकॉर्डिंग चारों तरफ मीडिया में वायरल हो गई। अब सारे इन्वेस्टर्स फिर से आदित्य की कंपनी में लौट आए और मैनेजर बर्बाद हो गया। इसीलिए किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अरे वो देखो, मानव भैया आ गए। मानव भैया? ये तो वही है ना जो बड़ा आदमी बनने शहर गए थे कई साल पहले। हाँ, चलो चलकर देखते हैं कि ये वापस क्यों आए हैं। जब वो दोनों मानव के पास जाते हैं तो उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। अरे मानव भाई, तुम तो शहर बड़े आदमी बनने गए थे ना, फिर आपका ये हाल? अभी ये सब वक्त नहीं है भाई कुछ भी बताने का। हम शहर से 300 किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं और हम सब कई दिनों से भूखे हैं। अगर हो सके तो हमें राशन पानी कुछ दिन के लिए उधार दे दो भैया। तुम अपने घर जाओ और आराम करो मानव भाई। और रही खाने की बात, तो मैं गांव के मुखिया को बोल देता हूँ, वो कुछ दिनों का राशन पानी तुम्हारे घर भिजवा देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया किशोर भाई। मुखिया उनके घर 1 महीने का राशन पानी भिजवा देता है। सुनिए जी, आखिर कब तक हम इन गांव वालों से छुपा कर रखेंगे कि हम शहर से भागकर क्यों आए हैं? तो हम इन गांव वालों से क्या कहते कि शहर में रहकर हम पर इतना कर्जा हो गया और वो चुका न पाने की वजह से हम गांव वापस आए हैं। फिर तो ये हमें जो राशन पानी मिला है वो भी नहीं मिलता। ये तो आप ठीक कह रहे हैं जी। देखो रमा, जो किस्मत में लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। चलो आप सो जाओ,
रात बहुत हो गई है, मैं कल ही मुखिया से मिलकर काम की कोई बात करता हूँ। अगले दिन मानव मुखिया से मिलता है और अपने बेरोजगार होने की समस्या बताता है। देखो मानव, तुम इस गांव के बेटे हो और अब तुम इसी गांव में रहकर अपना कोई काम शुरू करो। आपने बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। वैसे मैं शहर में सारा दिन ऑटो रिक्शा चलाता था और शाम को रमा और मैं पानी पूरी का ठेला लगाते थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इस गांव में भी पानी पूरी बनाकर बेचूं। हाँ हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा ख्याल है। वैसे भी अपने गांव में एक भी पानी पूरी वाला नहीं है। अपना खेत गिरवी रखकर मानव और रमा ने पानीपुरी का ठेला खोल लिया। वो ठेला लगाकर बैठे थे, तभी वहाँ उसका बचपन का दोस्त विनोद आ गया, जो कि एक गांव से दूसरे गांव तक ऑटो चलाता था। अरे वाह, आज मेरा दोस्त नए काम की शुरुआत कर रहा है, लेकिन तेरे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? क्या बताऊं यार, ठेला लगाए पूरे 2 घंटे हो गए लेकिन अभी भी एक भी बोनी नहीं हुई। अच्छा बता, कितने की प्लेट दे रहा है तू इन गोलगप्पों की? भैया 10 रुपए के 5 गोलगप्पे हैं बस। अच्छा भाभी, फिर तो मेरे लिए 1 प्लेट लगा दीजिए। मानव उसको गोलगप्पे बनाकर खिलाने लगा। उनको चखते ही विनोद ने कहा, अरे वाह, ये तो सचमुच किसी अमृत समान है। कुछ ही दिनों में उनका पानीपुरी का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है। एक दिन मुखिया जी उसके ठेले पर आते हैं। मानव, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी कहिए मुखिया जी। मानव, तुम्हारी पानीपुरी आसपास के गांव में भी बहुत प्रसिद्ध है। मैं चाहता हूँ कि तुम ढेर सारी पानीपुरी बनाओ और गांव के और आसपास के गांव वालों को भी ये पानीपुरी खिलाओ और आने वाले चुनाव में मेरे नाम का प्रचार करो। क्यों नहीं मुखिया जी, आपने मेरी मदद उस वक्त की थी जब मैं खाली हाथ इस गांव से लौटा था, तो भला मैं आपको इनकार कैसे कर सकता हूँ। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मानव बेटा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हैं? अपने हाँ तो कर दीजिए, लेकिन अब हम इतनी सारी पानीपुरी बनाएंगे कैसे? हमारे पास सामान के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अब हमें अपने गिरवी रखे खेत को बेचना होगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? अगर अच्छी कमाई हो गई तो फिर हम उस कमाई से नया खेत ले लेंगे, लेकिन मैंने मुखिया को जुबान दी है और अब मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। और इस तरह मानव ने अपनी जमीन भी बेच दी। क्या बकवास कर रहे हो मानव? आखिर हमारे बीच पैसों की बात कहाँ हुई थी? मजाक मत कीजिए मुखिया जी, मैंने अपना खेत भी बेच दिया है। ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चुपचाप जाता है या धक्के मारकर निकालूं यहाँ से? दुखी होकर मानव घर पहुंचता है और रमा को सारी बात बताता है। अब तो हम लोग भूखे मर जाएंगे जी, जो बचा कुचा था वो भी हमने बेच दिया। मानव और मुखिया के झगड़े का पता सारे गांव में लग जाता है और अब कोई भी मानव के ठेले पर पानीपुरी खाने नहीं आता। एक रोज विनोद मानव के घर आता है और कहता है, मानो मैं कुछ दिनों के लिए किसी काम से शहर जा रहा हूँ, तब तक मैं अपना ये ऑटो रिक्शा यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। इस गांव में इकलौते तुम ही हो जो ऑटो चलाना जानते हो। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम इसे अपने ही पास रखो। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे इस ऑटो का इस्तेमाल कर सकता हूँ भैया? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? इतना कहकर विनोद वहां से चला जाता है। सुनिए जी, मुखिया जी ने जो ढेर सारी पानीपुरी बनवाई थी, क्यों ना हम उन पानीपुरियों को ऑटो में ले जाकर आसपास के गांव में बेचें। मानव रमा के साथ मिलकर गांव-गांव घूमकर अपनी बनाई हुई पानीपुरी बेचने लगा। देखते ही देखते वो दोनों ऑटो रिक्शा पानीपुरी वाले नाम से फेमस हो गए। आज मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा से कर्जे से भागते आया हूँ, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है मानो मैं दुनिया जीत चुका हूँ। कुछ दिन बाद विनोद एक नया ऑटो लेकर गांव पहुंचा। अरे वाह विनोद, नया ऑटो? लेकिन तेरे पास तो पहले से ही ऑटो है ना, फिर ये किस लिए? अरे वो ऑटो अब पुराना हो चुका है यार, और मैं उसे बेचने की भी सोच रहा हूँ। मैं अब एक गांव से दूसरे गांव की सवारियां छोड़ने की बजाय गांव से शहर तक की सवारियों को छोड़ूंगा। अगर आप बुरा ना मानो विनोद भाई, तो क्या ये ऑटो हमें बेच सकते हो? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? आज से ये ऑटो आपका हुआ है। तेरी बड़ी मेहरबानी मेरे दोस्त। ये ले, ये तेरे ऑटो रिक्शा के पैसे पकड़। रमा और मानव तो ऑटो पाकर बहुत खुश थे। अब वो दोनों सारा दिन एक गांव से दूसरे गांव घूम कर पानीपुरी बेचा करते थे और लोग बड़ी आस लगाकर उनकी पानीपुरी के इंतजार में बैठा करते थे। उनका व्यापार अब बहुत अच्छा चलने लगा और उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।
है।